नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इसी बीच एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे होंगे। 4 साल पूरे होने पर सरकार ने उपलब्धि पुस्तिका जारी की है। सेवा सुशासन के 4 वर्ष पुस्तिका जारी की गई है। ये उसी पुस्तिका का नाम है, सेवा सुशासन के 4 वर्ष उपलब्धि पुस्तक में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। यानी कि 4 साल के कार्यकाल में सरकार का क्या काम रहा, कितनी उपलब्धियां रही, किस तरह के विकास कार्य किए गए, उन तमाम बातों को लेकर, उन तमाम उपलब्धियों को लेकर इस पुस्तिका में उन तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। उपलब्धि पुस्तक में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। 4 साल पूरे होने पर सरकार ने ये पुस्तिका जारी करनी है। और आपको ये बताते चले, सेवा सुशासन के 4 वर्ष पुस्तिका जारी, जिसमें 4 साल के कार्यकाल में हो रहे काम, विकास कार्य और अपनी उपलब्धियों का बखान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो लगातार ये अपडेट आपको दे रखे हैं। 4 साल पूरे होने पर सरकार ने उपलब्धि पुस्तिका जारी की है। सेवा सुशासन के 4 वर्ष पुस्तिका जारी की गई है, जिसमें योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्य, हो रही उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। ये लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे होंगे। 19 मार्च को 4 साल पूरे होंगे और उसी समय सरकार जनता को, आवाम को भी उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी देगी कि आखिर कितना काम योगी सरकार कर चुकी है। पिछले 4 वर्षों में किस तरह से काम किया जा रहा है। ज्यादा अपडेट देंगे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर से, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विक्रम, 4 साल 19 मार्च को योगी सरकार को पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपनी उपलब्धियों को लेकर एक पुस्तिका वो लेकर आए हैं। उसमें क्या कुछ उपलब्धियां, क्या बखान किया गया है, जरा एक बार इस पुस्तिका के बारे में पूरी जानकारी विक्रम। जी देखिए, बिल्कुल 19 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और 4 साल को पूरी तरीके से सेवा व सुशासन के 4 साल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार दिखाने का प्रयास पूरी तरीके से कर रही है। सबसे पहले अगर पुस्तिका के आधार पर बात की जाए तो पुस्तिका में साफ तौर पर देश में सबसे अग्रणी उत्तर प्रदेश को दिखाया गया है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताते हुए ये बताया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार सेवा और सुशासन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार 4 साल बड़े स्तर पर काम किए हैं और इसी के साथ कई ऐसी योजनाओं का भी बखान पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिसमें कि साफ तौर पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं बड़े स्तर पर चलेंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, गन्ना एवं चीनी उत्पादन हो, या 1.26 लाख करोड़ रुपए जो गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है, उसमें जिस तरीके से देश में सबसे ज्यादा अग्रणी उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, इन सब चीजों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ रुपए की क्रमण पुरस्कार जो दिया गया है, इसकी उपलब्धियों को भी बताने का प्रयास पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पौधारोपण कराए जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है कि 39 करोड़ 42 लाख पौधे रोपित किए गए, इन सभी को बड़े स्तर पर गिनाने बताने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वहीं पर जिस तरीके से ओडीओपी जो एक जनपद एक उत्पाद बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसको राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है। किस तरीके से एक ओपी को बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है, कैसे जगह दी गई है, इसको भी बताने का प्रयास इस पूरी पुस्तिका में की गई है। एक लंबी फेयर लिस्ट है, एक लंबी पूरी योजनाओं की लिस्ट है, जिसको इस पूरी पुस्तिका में बताने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सबसे ज्यादा फोकस अगर कहा जाए तो सुरक्षित समाज के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की बात हो, या जिस तरीके से लगातार डकैती के मामलों में जो कमी आई है, लूट के मामलों में जो कमी आई है, फिरौती के मामले में जो कमी आई है, बलात्कार के मामले में जो कमी आई है, उनको भी बताने का बड़े स्तर पर प्रयास, यानी कि कानून व्यवस्था को बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से मजबूत किया है, उसको बताने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वहीं जो मुठभेड़ें हुई हैं, जो अपराधियों को मारा गया है, जो बड़े लोग जो दुर्दांत अपराधी हैं, उनको जिस तरीके से मारा गया, उसको भी बड़े स्तर पर फोकस उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी पुस्तिका में की। ठीक है विक्रम, आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रखे हैं और देखिए ये पुस्तिका, वही पुस्तिका जिसमें 4 साल के कार्यकाल का जिक्र योगी सरकार ने किया है। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं और आपको बताते चले 19 मार्च को 4 साल पूरे होंगे।
और उसी को लेकर एक पुस्तिका योगी सरकार लेकर आई है और इसी पुस्तिका में 4 साल में हुए कामों को, 4 साल में जो उपलब्धियां योगी सरकार की रखी है उसका जिक्र किया गया है। हालांकि हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर ने भी जानकारी दी है कि एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसका बखान इस पुस्तिका में किया गया है कि आखिर 4 साल में कितना काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया। सेवा सुशासन के 4 वर्ष पुस्तिका जारी की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज होगी। बैठक से पहले महापुरुषों का माल्यार्पण किया गया। कई मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। ब्रजेश पाठक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वाति सिंह और लालजी निर्मल ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। और कार्य समिति की बैठक से पहले महापुरुषों को माल्यार्पण किया गया, जिसमें कुछ दिग्गजों के भी नाम हैं जिन्होंने माल्यार्पण किया है। ब्रजेश पाठक ने माल्यार्पण किया है प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर और उसी के साथ स्वाति सिंह और लालजी निर्मल ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तो लगातार तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले की ये तस्वीरें हैं और बैठक से पहले प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसी खबर पर ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर भी हमारे साथ बने हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। विक्रम, और क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ा आपके पास? जी बिल्कुल, आज कल कार्य समिति की बैठक होनी है और कार्य समिति की बैठक से पहले बीजेपी ने पूरी तैयारियां अपनी की हैं। उसको लेकर सभी महापुरुष जो हैं, जितने भी कार्य समिति के जो पदाधिकारी जो पहुंचे हैं लखनऊ, सभी ने माल्यार्पण किया है मूर्तियों पर महापुरुषों के। इसमें चाहे वो महेंद्र सिंह की बात की जाए, ठीक है विक्रम, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले मुखर्जी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है ब्रजेश पाठक ने। बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज, उससे पहले ये तस्वीरें देखने को मिली है, ये नज़ारा देखने को मिला है जब बैठक से पहले महापुरुषों का माल्यार्पण किया गया। तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रही हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए मेरठ से जानकारी आपको देते चले। 23 मार्च को अखिलेश यादव पहुंचेंगे मवाना। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। गुर्जर कॉलेज में मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम होगा। 23 मार्च को तारीख तय है। मवाना पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो और गुर्जर कॉलेज में मूर्ति के अनावरण का खास कार्यक्रम भी होगा। ये तमाम अपडेट आपको दे रखे हैं। 23 मार्च को अखिलेश यादव मवाना पहुंचेंगे। मवाना में अखिलेश यादव के स्वागत को लेकर पहले से तैयारियां हैं, लेकिन तारीख 23 मार्च तय की गई है। शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। गुर्जर कॉलेज में मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम होगा, तो पहले से ही अनावरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं और जिसके बाद 23 मार्च को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पाप पुण्य फलदाता है, तू ही सखा बंधु मम तुरहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रवेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। प्रवेश, जरा अपडेट दें। गुर्जर कॉलेज में मूर्ति अनावरण का एक खास कार्यक्रम होना है, क्या कुछ तैयारियां? 23 मार्च को अखिलेश यादव पहुंचेंगे, उनके आने से पहले क्या तैयारियां मवाना में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार जो लगातार समाजवादी पार्टी है अपना परचम लहराती दिख रही है, वहीं मेरठ की अगर बात करें तो मवाना क्षेत्र के गुर्जर कॉलेज में शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण करने के लिए 23 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, जिसके चलते सपा के नेताओं द्वारा यहां पर पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर मौके पर पहुंचकर सपा नेता अतुल प्रधान भी सभी तैयारियों में जुटे हैं और जो कि यहाँ पर हवन भी किया गया है और मूर्ति का अनावरण करने के लिए इस उपलक्ष्य में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और साथ ही 23 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव के पहुंचने पर यहाँ पूर्ण रूप से तैयारियां पहले ही की जा रही हैं। और साथ ही सपा नेता अतुल प्रधान का यहाँ पर कहना रहा है कि मेरठ क्रांति की पहल करने वाले कोतवाल शहीद धन सिंह गुर्जर की राजनीति के चलते छुपाई जा रही है। इतिहास में पहचान, इसको उजागर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। और साथ ही 23 मार्च को अखिलेश यादव के पहुंचने पर यहाँ पर जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। जी ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। 3 लोगों की निर्मम हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। एक ही जगह पर 3 लोगों के शव पड़े मिले, खून से लथपथ मिली तीनों लोगों के शव। तीनों की हत्या कर शवों को फेंका गया। शवों के पास से कारतूस का खोखा मिला है। और ये बड़ी जानकारी, ट्रिपल मर्डर से मिर्जापुर में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन किसी को सबसे पहले तो जानकारी ही नहीं होती, कानो कान खबर ही नहीं होती। उसके बाद खबर के बाद भी अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किसने इस हत्या को अंजाम दिया है, इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया है। तीनों एक ही जगह पर शव मिले हैं। शवों के पास से कारतूस का खोखा मिला है। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक ये जानकारी नहीं जुट पाई कि आखिर ट्रिपल मर्डर के पीछे किसका हाथ है। लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और तीनों की हत्या कर शव को फेंक दिया जाता है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है, जिस तरह से शव मिले हैं, जिस संदिग्ध परिस्थिति में शव मिले हैं, उससे ये माना जा रहा है कि इनकी पहले हत्या कर दी गई, उसके बाद इन शवों को फेंक दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में हत्या की गई है या फिर ये दुर्घटना है। दुर्घटना नहीं है तो फिर क्या इसके पीछे के कारण है, उन तमाम चीज़ों पर लगातार पुलिस प्रशासन की नजर। देखिए, तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रखे हैं किस तरह से तीनों शवों को बिल्कुल पास में, बिल्कुल साथ साथ फेंका गया है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, सबसे पहले उससे रूबरू आपको करवा दें। हरिद्वार में निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन, ये बड़ी जानकारी हरिद्वार से मिल रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नेत्र कुंभ का उद्घाटन किया है। निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। और बताते चले, आयोजकों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का खूब जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार में निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया है। आयोजकों ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। हरिद्वार से ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, सबसे बड़ा अपडेट हिंदी खबर पर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन हो चुका है और नवनिर्मित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ही इसका उद्घाटन किया है। आयोजकों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत भी इस खास मौके पे किया। देखिए, लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं और बताते चलें, हरिद्वार में निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर थी और खूब शानदार तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। लगातार ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। आयोजकों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर पहले से ही तैयारी कर ली थी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको दे रखे हैं। हरिद्वार में निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नेत्र कुंभ का उद्घाटन किया है। और वहीं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने से पहले ही आयोजकों ने खूब तैयारी करी रखी थी और जैसे ही मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे तो आयोजकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें अब आपके साथ साझा कर रखे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे शोभित से, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शोभित, जरा जानकारी दे, 2021 कुंभ निःशुल्क नेत्र कुंभ का उद्घाटन हुआ है, क्या खास इस कार्यक्रम में रहा, पूरी जानकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि जिस तरह से आज नेत्र कुंभ का उद्घाटन किया गया 27 अप्रैल को चलने वाला है, आपको बता दूं। और क्योंकि नेत्र कुंभ का उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है, साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पार्टी जो हरिद्वार के विधायक भी रहे हैं, विधायक हैं। और आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री का हरिद्वार का दौरा हुआ है, दूसरा दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद हरिद्वार का। और साथ में अगर बता दूं कि इस वक्त क्योंकि अभी कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी महाराज, वो भी वहाँ पर पहुंचे। जुनत रेजीश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज हैं, वो भी वहाँ पहुंचे थे। पतंजलि योगपीठ के आचार्य महामंत्री जो है बालकृष्ण जी, वो भी वहाँ पहुंचे। उन सबने मिलकर दीप प्रज्वलित किया
आपको ये बता दूं क्योंकि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा है, तो कहीं ना कहीं कुंभ को लेकर भी खास दिखाई दे रहे हैं सीएम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोभित तमाम अपडेट के लिए। और उस वैभव और जब तक ये जीवन है कम से कम तब तक तो मैं मेरे ईश्वर की मूरत के विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए एवं वर्ष 2013 में उत्तर के संगठन मंत्री हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच आ चुके हैं और मैं भी हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, उनको भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं मित्र कुंभ की ओर से। एक बार जोरदार तालियां मदन कौशिक जी का। इसी अभिलाषा में उत्साहित रहती हैं कि न जाने किस रूप में ईश्वर। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की खास खबरों का रुख मिर्जापुर से जानकारी मिल रही है। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर का मामला, उसको लेकर एक और अपडेट आपको दे दें। सपा एमएलसी सुनील साजन का बयान इस पर सामने आया है। सुनील साजन ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। ट्रिपल मर्डर के बाद सुनील साजन का ये बयान, कहा मिर्जापुर में 3 लोगों की हत्या हुई। मिर्जापुर में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं, ये सुनील साजन ने अपने बयान में कहा है। और जाहिर सी बात है कि 3 लोगों की हत्या के बाद कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। जिस बीच एमएलसी सुनील साजन ने सवाल खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि जो मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर का मामला है, 3 लोगों की हत्या हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खराब नजर आ रही है। कानून व्यवस्था सही न होने की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो बड़ा अपडेट आपको देते चले, प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सुनील साजन ने मिर्जापुर में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद ये बयान दिया है और सीधे कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधने का प्रयास सपा एमएलसी ने किया। और उसके बावजूद अपराधी खुलेआम हत्या कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और मिर्जापुर में 3 लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है, तब हो जाती है जब उसी जिले में मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, वहीं प्रदेश की महामहिम मौजूद है, देश के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और उसके बावजूद अपराधी खुलेआम हत्या कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहां अपराध साथ में जाता है। वहां हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है, बलात्कार हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अपराध का पर्यायवाची योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ का पर्यायवाची अपराध है। ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां होंगे वहां अपराध होगा। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रखे हैं। संजीव मित्तल को आईआईडीसी बनाया गया और एसीएस वाणिज्य कर रहे संजीव मित्तल। मुख्य सचिव से आईआईडीसी का चार्ज हटा है। मित्तल को बेसिक शिक्षा का भी अतिरिक्त चार्ज मिला। उसी के साथ सुरेश चंद्रा को राजस्व का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले और बताएं 2 आईएएस को और अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें संजीव मित्तल जो एसीएस वाणिज्य कर हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मित्तल को बेसिक शिक्षा का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। मुख्य सचिव से आईआईडीसी का चार्ज हटा है, जिसकी जिम्मेदारी संजीव मित्तल को मिली है। और उसी के साथ सुरेश चंद्रा को राजस्व का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले और बता दें कि 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इस वक्त जरूरी थी कुछ ऐसे अफसरों की कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसी के साथ तमाम चीजों पर नजर रखी जा सके। इस तरह की महत्वपूर्ण चीजों को देखते हुए एक बार फिर से 2 आईएएसओ को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, जिसमें कि राजीव मित्तल और सुरेश चंद्रा हैं, जिन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसमें एसीएस वाणिज्य कर हैं संजीव मित्तल, जिनको अब आईआईडीसी का चार्ज मुख्य सचिव से हटाकर उन्हें सौंप दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बस्ती से एक बड़ा अपडेट आपको देते चले। पीएफआई के सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का राशिद अहमद पर आरोप है
मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन से राशिद को पकड़ लिया। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है राशिद अहमद। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और एसपी हेमराज मीणा ने आतंकवादी के पकड़े जाने की पुष्टि की है। ये बड़ा अपडेट बस्ती से आपको दे रखे हैं, जहां पर पीएफआई के सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा गया है। रेलवे स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का राशिद अहमद पर आरोप लगा है। हालांकि इसके साथ एक और जानकारी हम साझा करेंगे। आपको बता दें, जैसे ही राशिद की गिरफ्तारी हुई है उसके पास से कुछ सीडी भी बरामद की गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जिसके जरिए और भी जानकारी जुटाने की उम्मीद है। पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने या बदल देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डक पॉइंट पर वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पीएम और राष्ट्रपति के नाम प्रोटेक्टर को चिट्ठी सौंपी है। देश भर के उलेमा और शिया सुन्नी दोनों तबकों के मुसलमान वसीम रिजवी की निंदा कर रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्फ ने भी वसीम रिजवी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस रिपोर्ट में देखिए। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पवित्र कुरान में लिखी हुई 26 आयतों को हटाने या बदल देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या डाली। शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान धरना प्रदर्शन में लग गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वसीम रिजवी की तस्वीर के साथ अभद्रता करते हुए उन पर अभद्र टिप्पणी भी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने वसीम रिजवी पर कार्रवाई की मांग की। रिजवी ने एक कोर्ट में पीआईएल डाला था कि 26 आयतें नौज़ुबिल्लाह कुरान की बदली जाएं। ये बहुत अफसोस की बात है और ये शर्म की बात है, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है, इंसानियत के लिए शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ें जो कोई दुश्मन इस्लाम भी नहीं सोचता था, वो वसीम रिजवी एक मुसलमान नाम होने के नाते ये बातें कर रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कहा कि उन्हें छात्रों का ज्ञापन मिला है, वो डीएम के माध्यम से उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे। ये अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एक मेमोरेंडम को दिया है और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस मेमोरेंडम को थ्रू डीएम अलीगढ़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पहुंचाया जाए। मैं इस मेमोरेंडम को डीएम साहब के यहाँ भिजवा दूंगा और वहाँ उम्मीद है कि वहाँ से ये आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ चला जाएगा। इस मेमोरेंडम में स्टूडेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें ये रिक्वेस्ट किया है कि उनके खिलाफ, वसीम रिजवी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर किया है। कोर्ट के अंदर एक रेट पिटीशन दायर किया है जिसमें उन्होंने प्लीड किया है कि होली कुरान की सर्टेन वर्सेज हैं जिसको एक्सपेंज किया जाए। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बर्क ने बगैर नाम लिए कहा कि वसीम रिजवी जिस पार्टी से जुड़े हैं उसे खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं या याचिका डाल रहे हैं। वो अल्लाह के कानून में कोई तरमीम नहीं की जा सकती जिसके मुतालिक वो ऑब्जेक्शन कर रहा है और ये कह रहा कि साहब ये 26 आयतों को इसमें से निकाला जाए, तो उनकी ये हिम्मत। इस मुसलमान इस्लाम और अल्लाह और कुरान के लिए और रसूल के लिए अपने ज़िंदा है। अगर अल्लाह पर हमारे कुरान पर कोई, हमारे रसूल पर कोई आँच आएगी तो मुसलमान, सारी दुनिया का मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी बीजेपी समर्थक हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कुरान की ये 26 आयतें धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, इनमें हिंसा की शिक्षा दी गई है। कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। देश हित में सुप्रीम कोर्ट को इन आयतों को हटाने के आदेश देने चाहिए। रिजवी का दावा है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया। वसीम रिजवी बॉलीवुड फिल्म राम की जन्मभूमि के निर्माता भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।